गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, यानी कि आर्थिक सुधार भारत में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोग साधारण भाषा में समझ लेते हैं और उसको जो नाम देते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अगर हिंदी में बोलें तो हम उसको बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तो बोलते हैं, है ना। लेकिन बेसिकली हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा था जब हम लोग प्लानिंग वगैरह पढ़ रहे थे, और उसके पहले भी जब हम लोग इकोनॉमी के टाइप्स पढ़ रहे थे, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, तो हम लोगों ने देखा था कि एक इकोनॉमी होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी इकोनॉमी है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। याद है ना आप लोगों को। तो वहां पर हम लोगों ने इस कंटेक्स्ट में थोड़ी सी बात की थी कि भारत कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव हुआ। वैसे तो जब भारत आजाद हुआ तभी से हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हैं। लेकिन हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे हम लोगों ने ये भी बात की थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी भी कई तरीके की होती है। कैपिटलिज्म की तरफ झुकी हुई मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म की तरफ झुकी हुई मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि आजादी के बाद हम मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अपनाया। लेकिन हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी वो किस तरफ झुकी हुई थी? पूंजीवाद की तरफ झुकी हुई थी कि समाजवाद की तरफ झुकी हुई थी? उसका तो समाजवाद झुकाव की तरफ। समाजवाद की तरफ था, यानी कि सोशलिज्म की तरफ हमारा झुकाव था, है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैपिटलिज्म जो सिस्टम ऑफ इकोनॉमी का है वो कैसे डेवलप हुआ, सोशलिज्म कैसे डेवलप हुआ, किन लोगों का इसमें योगदान था, और लास्टली हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हमें मूव क्यों करना पड़ा। जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के समय हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया। लेकिन हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो झुकाव था, वो झुकाव किधर की तरफ था? सोशलिज्म की तरफ था, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। अच्छा, अगर हमारे देश में उस समय समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी तो बताइए कि जो सरकार का हस्तक्षेप रहा होगा, स्टेट का जो इंटरवेंशन रहा होगा इकोनॉमी में, व्यापार में, और जो दूसरी चीजें हैं, वो कम रहा होगा कि ज्यादा रहा होगा? सर ज्यादा था। ज्यादा था, है ना, बिल्कुल ज्यादा था। तो सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा था, यानी कि जो स्टेट इंटरवेंशन था वो ज्यादा था। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह तो ये नहीं था कि सारा कुछ सरकार के हाथ में था, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनमें सरकार का हस्तक्षेप था। बहुत सारे काम ऐसे थे जिनको करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक थी। बहुत सारे काम ऐसे थे जिनके नियम सरकार बनाती थी, और उन नियमों के आधार पर, उन रेगुलेशंस के आधार पर ही काम किया जा सकता था, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते थे। तो स्टेट का इंटरवेंशन ज्यादा था, और स्टेट के द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून थे, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, वो समय के साथ इतने ज्यादा होते गए, समय के साथ इतने ज्यादा होते गए कि ये एक प्रकार से रुकावट बनने लगे। किसमें रुकावट बनने लगे? इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट बनने लगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रुकावट बनने लगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के कंसेप्ट को पढ़ा, और हम ये समझ गए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, और कौन चीज किस पर डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रुकावट ये इसलिए बनने लगे क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा जब हमारे यहाँ नए नए इंडस्ट्रीज लगेंगी, नए नए बिजनेसेस शुरू होंगे। लेकिन उस समय क्योंकि सरकारी नियंत्रण ज्यादा था, तो अगर किसी को कोई व्यापार, कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उसको सरकारी विभागों के इतने चक्कर लगाने होते थे कि अधिकांश लोगों को के तो हिम्मत ही जवाब दे जाती थी। और क्योंकि सरकारी नियंत्रण था, तो ब्यूरोक्रेसी का, लाल फीताशाही का जो माहौल था वो ज्यादा था, और इसीलिए भ्रष्टाचार भी ज्यादा था। ठीक है। तो ये सब एक तरीके से आर्थिक वृद्धि में, आर्थिक डेवलपमेंट में रुकावट डाल रहे थे। ये अलग बात है कि भारत जिस स्थिति में आजादी के समय था उस स्थिति में सुधार हुआ था, और समय के साथ सुधार हुआ, लेकिन जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसी बीच समय के साथ साथ हम गिरते पड़ते पहुंचे 1990 के आसपास।
और जब हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि 1990 के बाद हमें योजना अवकाश लेना पड़ा था। 1990 से लेकर 1992 तक का 2 साल का, क्योंकि उस समय हम लोगों ने ये बात की थी, मैंने क्लास में बताया था कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ढुलमुल हो गई थी, गड़बड़ा गई थी। तो सरकार ने कहा कि हम 2 साल का ब्रेक लेंगे और उसके बाद कुछ सुधार करेंगे और उसके बाद फिर से हम अपने जो प्लान हैं उनको दोबारा से लागू करेंगे। तो बेसिकली समस्या क्या आई थी? समस्या ये आई थी कि इतने साल जो हम काम कर रहे थे, ठीक है, इतने साल हम लोग जो काम कर रहे थे, खास तौर से 1980 का जो डिकेड था, 1980 का जो दशक था, ये कहा जाता है कि 1980 के दशक में हमारी जो नीतियां थीं वो कुप्रबंधन का शिकार हो गई थी। मिसमैनेजमेंट हमारी नीतियों में हो गया था, नीतियों में मिसमैनेजमेंट हो गया था। अच्छा, एक चीज देखिए, हम लोग आज भी बजट देखते हैं तो कोई भी बजट होता है तो उस बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है आय और एक होता है व्यय। यानी कि पैसा कहां से आ रहा है और यहां पर क्या होता है, पैसा गया, कहां गया। ठीक है, तो जनरली क्या होना चाहिए कि हमारी जो आय है वो व्यय के या तो बराबर हो या हमारी जो आय है वो क्या हो, वैसे ज्यादा हो। ये तो होना चाहिए कि अगर हम कमा रहे हैं 100 रुपए तो हमारा खर्चा भी 100 रुपए ही हो या 100 रुपए से कम हो, तभी तो फायदा है। हम कमा रहे हैं 100 रुपए और हमारा खर्चा हो रहा है 150 रुपए, तो क्या है, अच्छी बात है? तो ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन हमारे देश को क्या किया गया, हमारे देश में हम आज भी देखते हैं, हमारे देश में जो बजट आता है उसमें आय कम होती है और व्यय ज्यादा होता है। ये पहचान है एक अंडर डेवलप्ड देश की, कि उस देश को अपने देश के लिए खर्च ज्यादा करना पड़ता है और उसके पास जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे कम होते हैं। तो जब किसी भी देश का जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा हो जाता है और आय कम हो जाती है, तो उस केस में इस व्यय को तो करना जरूरी है। तो इस व्यय को पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना होता है। ठीक है। अच्छा, बजट में ही एक चीज देख लें, अगर हमारे पास आय व्यय से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं सरप्लस बजट, और अगर आय जो है वो व्यय से कम है तो इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। तो अगर यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम इस साल इन इन कामों में, इन इन इंफ्रास्ट्रक्चरों को बनाने में, जन कल्याण की इन इन योजनाओं को लागू करने में हमारा खर्चा है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख करोड़, एक इमेजनरी फिगर ले रहे हैं, 2 लाख करोड़, और सरकार के पास टैक्सेस से और बाकी जगहों से जो पैसा आया है वो आया है केवल 1.2 लाख करोड़। तो यहाँ पर सरकार के पास इन खर्चों को पूरा करने के लिए 80 जो हजार करोड़ है इसकी कमी पड़ गई। पड़ गई कि नहीं पड़ गई? तो जो डेफिसिट है ये कहलाएगा बजट डेफिसिट। तो अब सरकार को अगर खर्चे पूरे करने हैं तो इस 80 हजार रुपए का कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा। इन 80 हजार रुपए का इंतजाम करने के लिए सरकार जो है वो लोन ले सकती है, या वो क्या कर सकती है, करेंसी और छाप सकती है। 80 हजार रुपए की और करेंसी वो छाप ले। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, हिंदी में बोलते हैं घाटा वित्तीयन। अब आप अपने आप से समझिए कि आपका महीने का खर्चा है फॉर एग्जाम्पल 50 हजार रुपए और आप कमा रहे हैं केवल 30 हजार रुपए, और ये 50 हजार रुपए ऐसे हैं जिन खर्चों से बचा ही नहीं जा सकता, इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो जाहिर सी बात है, 50 हजार रुपए आपका खर्च करना है, 30 हजार रुपए आप कमा रहे हैं, तो 20 हजार रुपए आपके पास कम पड़ रहे हैं जिनका इंतजाम कहीं से करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप रुपए तो छाप नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, लोन लेंगे, है ना? ठीक है। जी सर। तो ऐसे ही सरकार के पास दो तरीके हैं, सरकार या तो लोन ले ले इस 80 हजार करोड़ रुपए का, या सरकार क्या कर दे, करेंसी छाप ले। लेकिन करेंसी छापना एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी नुकसान भी हैं। तो सरकार क्या करती है, सरकार यहाँ पर बेसिकली लोन लेती है, और ये लोन वो कहाँ से लेगी, ये लोन लेती है वो इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लोन लेती है। इन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में कौन कौन आता है, वर्ल्ड बैंक आ गया, ठीक है,
आईएमएफ आ गया, अगर विदेशी मुद्रा का लोन लेना है तो आईएमएफ आ गया, और दूसरे कोई अन्य वित्तीय संस्थान, आजकल तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऐसे ही दूसरे ब्रिक्स बैंक जैसे संस्थान भी आ गए हैं, तो यहाँ से वो लोन लेती है और अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश करती है, यानी कि जो खर्चे के लिए पैसा कम पड़ रहा है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो 1980 का जो दशक था, इस 1980 के दशक में वित्तीय नीतियां गड़बड़ रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को विकास कार्य तो करने ही थे, है ना। विकास कार्य करने ही थे, और विकास कार्य जो करने थे वो इस हिसाब से करने थे कि देश की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के साथ साथ विकास के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो जनता की मांग है, वो भी उस आबादी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ रही है, रेवेन्यू कम है देश का, देश के पास कमाई कम है, पैसा कम आ रहा है, लेकिन देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और इन सब वजहों से सरकार को कम रेवेन्यू होने के बावजूद भी ज्यादा खर्च लगातार करते जाना पड़ रहा है। ठीक है, सरकार को टैक्सेस कम मिल रहे हैं, और टैक्सेस कम मिलने के साथ साथ जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनसे आने वाला जो पैसा है, अधिकांश तो घाटे में चल रही हैं, जो लाभ में चल रही हैं उनसे भी आने वाला पैसा भी इतना नहीं पड़ पा रहा है कि सरकार उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो इंपोर्ट्स थे, हमारे देश में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट उस समय तक उतना ज्यादा नहीं हुआ था, तो हमें बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता था, यानी कि आयात पर डिपेंड करना पड़ता था। जैसे कच्चा तेल, सबसे जरूरी चीज कच्चा तेल, जैसे मशीनरी, ये सब हमको विदेशों से मंगानी पड़ रही थी, और इन सभी आयातों के लिए जो हमको पेमेंट करने पड़ते थे, वो पेमेंट हमको करने पड़ते थे डॉलर में, यानी कि विदेशी मुद्रा में। अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना पड़ रहा है, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास जो 90 का समय आया, तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा, विदेशी मुद्रा भंडार बचा, वो केवल 15 दिन का बचा। 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा। 1990 की बात है, 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा, यानी कि अगर 15 दिन के अंदर कुछ नहीं किया गया तो ये इंपोर्ट भी हमारे बंद हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हम बाहर से लगातार लोन लेते जा रहे हैं, और एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हम इतने ज्यादा दयनीय अवस्था में पहुंच गए कि जो हमने लोन लेके रखा गया है विदेशी, उस विदेशी लोन पर ब्याज देने लायक पैसा भी हमारे पास नहीं बचा। आप आज के पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं, उससे भी बुरी सिचुएशन हमारे देश की उस समय हो गई थी। तो आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, लोन लगातार बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू घटता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, और इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है कि हम अपने इन जो लोन है, इन लोन्स का ब्याज भी भर सकें। अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है कि वो ब्याज तक नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में क्या अब कोई व्यक्ति उसको और कर्ज देने को तैयार होगा? नहीं सर। बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तो भारत के पास लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके थे, दिवालिया होने की कगार तक हम पहुंचने वाले थे। कोई हमको पैसा देने को राजी नहीं हुआ। हम लोगों से कहते थे कि हमारे देश में इन्वेस्ट करो आके, कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक डूबते हुए देश में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो उस केस में उस समय की सरकार ने रुख किया वर्ल्ड बैंक की तरफ, विश्व बैंक की तरफ रुख किया, और हमारे देश को विश्व बैंक ने $7 बिलियन का लोन दिया। अच्छा, विश्व बैंक का वास्तविक नाम है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, तो विश्व बैंक कई सारी संस्थाओं का मिला जुला रूप है, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य संस्था है वो संस्था है IBRD। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि विश्व बैंक का वास्तविक नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश नष्ट हो गए थे, जो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में हो गए थे, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए विश्व बैंक का गठन किया गया था, और समय के साथ बाद में ये विकासशील देशों और जो इस तरीके से आर्थिक संकट से जूझ रहे देश हैं उनकी सहायता करने का काम ये विश्व बैंक के द्वारा किया जाने लगा। तो इसी कंटेक्स्ट में जब भारत के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो विश्व बैंक
से उनको $7 बिलियन का लोन मिलता है। ठीक। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं मिलती। तो ये $7 बिलियन का लोन तो विश्व बैंक ने हमको दिया, लेकिन इसके साथ बहुत सारी शर्तें हमारे ऊपर थोप दी। जैसे आज हम लोग पाकिस्तान के बारे में अखबारों में पढ़ रहे हैं कि आप पाकिस्तान को विश्व दुनिया भर से जो संस्थाएं हैं वो लोन कुछ शर्तों के आधार पर दे रही हैं कि आप इस तरीके के काम नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा, आज के ही शायद न्यूज़पेपर में है, मैंने आपको दिया है कि ये कहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कि आप अपने देश में 25% टैक्स बढ़ा दीजिए, तभी हम आपको लोन देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सरकार ने जब लोन लिया तो कुछ शर्तें लगाई गई। ये शर्तें कौन कौन सी थी? तो इसमें मुख्य शर्तें हमारे पास जो थी वो ये थी कि सरकार क्या करेगा, सरकार उदारीकरण लाएगी, यानी कि लिबरलाइजेशन करेगी। इसका मतलब क्या होता है अभी देखते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर पर लगे प्रतिबंध हटाएगी। ठीक है। और सरकारी हस्तक्षेप यानी कि स्टेट इंटरवेंशन को कम करेगी। ठीक। ये शर्तें लगाई गई विश्व बैंक के द्वारा हमारे देश के ऊपर। और दूसरी चीज, अच्छा मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो उस समय हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजों पर रोक लगाए थे, उनके आयात पर, जिससे कि हमारे देश की जो इंडिजीनस डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके। तो इस वजह से हम आयात पर बहुत सारे रोक लगाए हुए थे। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि हमारे देश में विदेशी व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हैं, विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाएगा और दूसरे देशों से होने वाले आयातों को अनुमति दी जाएगी, उन पर लगी रोक को हटाया जाएगा। तो ये शर्तें हमारी लगाई गई। ये जो शर्तें लगाई गई विश्व बैंक के द्वारा, यही शर्तें कारण बनी आर्थिक नीति की, जो नई आर्थिक नीति 1991 में आई, जिसको हम आर्थिक उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो आप अब समझ गए कि आखिरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो पॉलिसी आई, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, वो क्यों लाई गई, क्या कारण था लाने का। तो पहला है हमारे पास यहाँ पर उदारीकरण, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर पर लगे प्रतिबंध को हटाना। तो सेकंड पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर पर लगे प्रतिबंध सरकार हटाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं सर, ठीक। इसको हटा दें, चलें आगे। ठीक है। अब यहां पर, अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई आदमी मजबूर है और उसको कहीं से आशा की किरण दिख रही है, तो वो उन आशा की किरण को पाने के लिए, उस सहारे को पाने के लिए शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो भारत ने क्या किया, ये जो शर्तें रखी गई, ये शर्तें रखी गई विश्व बैंक के द्वारा और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा। तो उसने क्या किया, उसने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा रखी गई शर्तों को मान लिया और कहा ठीक है, हम इन शर्तों को मान लेंगे क्योंकि हम तो वैसे ही बड़ी बुरी हालत में हैं। और इन शर्तों को सम्मिलित करते हुए जारी की गई नई आर्थिक नीति। ठीक। नई आर्थिक नीति लागू की गई। इस नई आर्थिक नीति में बेसिकली दो प्रकार की उपाय किए गए। इस नई आर्थिक नीति में दो प्रकार के उपाय किए गए। देश बड़ी बुरी हालत से जूझ रहा था, तो ये दो उपाय किए गए। पहले उपाय को हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स।
हिंदी में बोलेंगे इनको स्थायित्वकारी उपाय। स्थायित्वकारी उपाय। और दूसरे मेजर्स कहलाते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे संरचनात्मक सुधार उपाय। ठीक है, क्लियर। अब आप समझ रहे होंगे इनके नाम से ही स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो मेजर्स थे जो उस समय हमारी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए लिए गए कि अभी जो हम लड़खड़ा गए हैं इसमें सुधार हो जाए। तो ये बेसिकली उस समय शॉर्ट टर्म के लिए लिए गए मेजर्स थे कि अभी हमारी जो सिचुएशन खराब हो गई ये सिचुएशन ठीक हो जाए। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स थे, जो संरचनात्मक सुधार उपाय थे, ये दीर्घकालिक उपाय थे जो लंबे समय तक हमारी देश की इकोनॉमी को सुधारने, हमारे देश की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए लिए गए। तो यहां पर ये क्या थे? ये शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक उपाय थे। शॉर्ट टर्म मेजर्स यानी कि अल्पकालिक उपाय थे। और ये वाले क्या थे? ये वाले हमारे लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक उपाय थे। क्लियर। जो स्थायित्वकारी या स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो देश में इकोनॉमी जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, और उसका परिणाम होता है बढ़ती कीमतें। बहुत तेजी से कीमतें भी बढ़ी थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार की एक बुरी स्थिति आ गई थी कि बचा ही नहीं था, उसको कंट्रोल करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित मेजर्स लिए गए। ठीक है, क्लियर। और जो संरचनात्मक उपाय थे, इन संरचनात्मक या सुधार वाले सुधार उपायों में बेसिकली हमारे पास मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी की एफिशिएंसी को सुधारना। इकोनॉमी की एफिशिएंसी को सुधारना। ठीक। जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं अलग अलग, उनकी रिजिडिटी को कम करना या दूर करना। इसमें उन पे लगे हुए जो प्रतिबंध हैं उनको कम किया जाना था। प्रतिबंधों की वजह से रिजिडिटी आ गई थी, तो उन प्रतिबंधों को, उन जो रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, उनमें छूट देने का काम करना था। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश के घरेलू उद्योग जो हैं वही थे। बाहर से कोई इंपोर्ट हो ही नहीं रहा था माल, तो बाहर से कोई प्रतिस्पर्धा हमारे देश के उद्यमियों को मिल ही नहीं रही थी। तो अब यहाँ पर जब हम अपनी इकोनॉमी को बाहरी देशों के लिए खोलेंगे, आयातों में से प्रतिबंधों को हटाएंगे, तो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो ये मुख्य उद्देश्य थे। और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तीन चीजें लाई गई। एक लाया गया उदारीकरण, दूसरा लाया गया निजीकरण, और तीसरा लाया गया वैश्वीकरण।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहां तक कोई समस्या? नो सर। अब बात करेंगे हम लोग एक एक करके। अच्छा, इससे संबंधित एक कंसेप्ट और है कि ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो बातें हैं, ये तीन जो कंसेप्ट हैं, ये आए कहां से? तो एक नाम नोट कर लीजिए, वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस नाम की एक रणनीति बनाई गई थी 1980 के बाद। और ये जो वाशिंगटन कंसेंसस है, इसी में इन चीजों पर जोर दिया गया था, जिसको बाद में दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनाना शुरू किया, और 1991 की नीति में हम लोगों ने भी इसको अपनाया। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले उदारीकरण की। उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। ठीक। उदारीकरण का मतलब क्या हुआ? उदारीकरण का मतलब हुआ जो सख्ती है उस सख्ती में कमी करना। हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि हमारे देश में जो जो आर्थिक वृद्धि में रुकावट पैदा हुई, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रुकावट पैदा हुई, उसका सबसे बड़ा बड़ा जो कारण था वो था सख्त नियम, ठीक है, और कानून, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस थे। स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस थे, जिनकी वजह से बहुत सारे जो प्रतिबंध थे वो प्रतिबंध अस्तित्व में आ गए थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अस्तित्व में आ गए थे। रेस्ट्रिक्शंस कैसे? रेस्ट्रिक्शन इस तरीके से कि अगर लगभग बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे, बहुत सारे उद्यम ऐसे थे, इंडस्ट्रीज ऐसी थी, जहां पर अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो आपको सबसे पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसको बोला जाता था लाइसेंस राज की व्यवस्था। ठीक है। इसमें बड़ा उत्पीड़न व्यवसायियों का होता था, बहुत सारा घूसखोरी चलती थी। लाइसेंस राज में यह भी था कि समय पर अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप उस बिजनेस को शुरू भी कर लेते हैं, तो समय समय पर संबंधित विभाग से इंस्पेक्टर्स आएंगे और इंस्पेक्टर्स आके आपकी फैक्ट्री का, आपकी इंडस्ट्री का मुआयना करते रहेंगे समय समय पर। और यहाँ पर ये जो इंस्पेक्टर्स आते थे, इंस्पेक्टर्स बहुत परेशान करते थे और बहुत ज्यादा घूसखोरी करते थे, जिस वजह से भी जो इंडस्ट्रीज थी उन इंडस्ट्रीज में रुकावटें आती थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये सब समस्याएं थी। तो अच्छा, बेसिकली इन सब चीजों को दूर करने की कोशिशें 1991 के पहले से शुरू हो गई थी, जब राजीव गांधी सत्ता में आए थे। तो राजीव गांधी ने सत्ता में आने के बाद ये जो लाइसेंस राज है, जो आयात निर्यात है, ठीक है, जो दूसरी हमारे पास फॉरेन जो ट्रेड से संबंधित पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज में सुधार लाने की कोशिशें शुरू की थी। लेकिन ये कोशिशें नाकाफी थी और उनसे इतना असर नहीं पड़ा। तभी तो 1980 के दशक में ही हमारा देश गर्त में चला गया। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक ओवरहॉलिंग की गई हमारे देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, और अब बहुत ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा व्यापक तरीके से उदारीकरण की शुरुआत की गई। तो उदारीकरण को यहाँ पर हम कई सारे कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। मैं फिर से यहाँ पर डाल रहा हूँ हेडिंग, उदारीकरण को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में उदारीकरण लाया गया। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डी रेगुलराइज किया गया, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। वित्तीय सुधार किए गए, यानी कि फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए।
वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार के अलावा हमारे देश में टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए। कर सुधार लाए गए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इनको ध्यान रख लीजिएगा, इसमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन उदारीकरण का पार्ट नहीं था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लाए गए, यानी कि विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी विनिमय सुधार, व्यापार व निवेश नीति सुधार, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, को ऊपर कर दें। सर फर्स्ट हाँ, सर जहां तक कोई डाउट तो नहीं। सर फर्स्ट वाला क्या लिखा है फिर से बताएंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलराइज किया गया, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। डीरेगुलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तीसरा है कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स। चौथा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, विदेशी विनिमय सुधार। और अगला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, व्यापार व निवेश नीति से संबंधित सुधार। ठीक है, आगे चलें। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स को। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए प्लीज सर, स्क्रीन शॉट ले लूँ। बता दीजिएगा जब हो जाए प्रविनेश जी। ओके सर, मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया, लिख लूंगा सर। ठीक है, हाँ, ओके सर। चलिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलराइजेशन। डीरेगुलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। यहाँ पर क्या क्या कदम उठाए गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण क्या किया गया? देखिए, यहाँ पर समस्या पहले क्या थी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत होती थी, यानी कि आपको कोई भी व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस लेना होता था। जैसे आज भी अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना होगा। पेट्रोल पंप खोलना है तो पेट्रोल पंप के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस समय बहुत सारे कामों के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे कि नए व्यापार शुरू करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती थी। तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि इस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को सीमित किया गया। ठीक है, सीमित किया गया। और 1991 में 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी से लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी से लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक, आगे चल के इनमें से 12 और में समाप्त कर दिया गया। यानी कि आज की डेट में देखें तो आज केवल 6 उद्योग ऐसे हैं जिनमें लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर।
यानी कि आज केवल 6 उद्योग ऐसे हैं जहां पर लाइसेंस की जरूरत है उनको करने के लिए, और बाकी सभी में से इनको खत्म कर दिया गया है। ये 6 कौन कौन से हैं? तो ये 6 हमारे पास हैं जिनमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। एक है अल्कोहल से संबंधित व्यवसाय, दूसरा है सिगरेट से संबंधित, सिगरेट का जो उद्योग है वो, उसमें लाइसेंसिंग की जरूरत आपको पड़ती है। तीसरा है हजार्डस केमिकल्स, यानी कि खतरनाक रसायन। इनसे इसका काम करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। चौथा है आपका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, यानी कि औद्योगिक विस्फोटक। इसके लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। पांचवा है आपका इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हटा के अब ले आया गया है यहाँ पर एरोस्पेस को, यानी कि विमानन क्षेत्र। तो अब इसको हटा के हम यहाँ पर एरोस्पेस लिखेंगे। एरोस्पेस और ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। इन सभी को छोड़ के, इन 6 को छोड़ के बाकी सभी में से खत्म कर दिया गया है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म करने से बाकी व्यापारों को करना आसान हुआ या कठिन हुआ? आसान होता है। तो डिरेगुलराइजेशन में पहला काम क्या किया गया? उदारीकरण में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म की गई। दूसरा काम ये किया गया कि उस समय बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जिन क्षेत्रों में केवल सरकार ही काम कर सकती थी। कई क्षेत्र ऐसे थे जिनमें केवल पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता था। ठीक है, केवल पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता था, यानी कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर को काम करने में रोक थी। इनमें से कई सारे तो हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। जैसे टेलीफोन की अगर बात करें, तो टेलीफोन में हमारे पास केवल बीएसएनएल और एमटीएनएल पहले होता था, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, क्योंकि केवल सरकार का इसमें वो था कंट्रोल। ऐसे ही हम लोग बात करें, जो टेलीविजन और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था उसमें भी केवल सरकार का ही था, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। ये तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमारे देश में प्राइवेट टीवी चैनल्स आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारे देश में प्राइवेट जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो आई, है ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी जगहें थी जहां पर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री ही अलाउड नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर वहां पर काम ही नहीं कर सकता था। केवल सरकारी कंपनियां या सरकारी क्षेत्र के जो संस्थान हैं वही वहां पर ऑपरेट कर सकते थे। तो ये काम भी कम किया गया। ठीक है, और आज की डेट में केवल 3 क्षेत्रों को छोड़कर सभी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। केवल 3 क्षेत्रों को छोड़कर सभी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। ये 3 जो चीजें हैं ये कौन है? तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी हैं? ये 3 क्षेत्र कौन से हैं जिन पर अभी भी सरकार ही काम करेगी?
तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास रेलवे। आपको भारत में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं मिलती होगी जो ट्रेन चलाती हो, ठीक है। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे। और तीसरा है एटॉमिक एनर्जी से संबंधित क्षेत्र जो सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। भाई का नाम ये इतना ध्यान रखना है, उनके अंदर क्या है उससे हमको मतलब नहीं। तो इन 3 क्षेत्रों के अलावा अब सभी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। हम देखते हैं आज हमारे पास जो पहले टेलीकॉम सेक्टर केवल गवर्नमेंट उसमें काम कर सकता था, उसको हटा दिया गया, प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं। हमारे पास जो टेलीविजन और ब्रॉडकास्टिंग है वहां पर भी प्राइवेट कंपनीज आ गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको अब तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है। क्लियर? ठीक है। तो ये कई सारे सुधारों में से 2 इम्पोर्टेंट सुधार हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के विनियमीकरण के लिए आए, है ना। इसमें भी बहुत सारी स्कीम्स थी उस समय, जैसे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्प्टेड रजिस्ट्रेशन, फार्मास्यूटिकल्स, दवाई के क्षेत्र में डीजीटीडी रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो स्कीमें खत्म की गई। ठीक, एक लिमिट थी कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक डेजिग्नेटेड एरिया में ही डेवलप होंगी, तो उस कंडीशन को हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के डीरेगुलेशन उससे की गई। ठीक। दूसरा यहाँ पर हमारे पास आता है फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। यानी कि वित्तीय क्षेत्र के सुधार। वित्तीय क्षेत्र के सुधार। अच्छा, वित्तीय क्षेत्र में बेसिकली कौन कौन सी चीज आती हैं? वित्तीय क्षेत्र में हमारे पास आएंगी बैंक्स, अन्य वित्तीय संस्थान, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस और विदेशी मुद्रा बाजार एक्सेट्रा, ये वित्तीय क्षेत्र में आते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे देश में वित्तीय क्षेत्र का रेगुलेटर कौन है? मुख्य रेगुलेटर कौन है? बताइए नाम। सर आरबीआई। आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। बाद में स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह को रेगुलेट करने के लिए सेबी वगैरह भी आते हैं, लेकिन मेन हमारे पास कौन है? आरबीआई। तो वित्तीय क्षेत्र का रेगुलेटर अगर हम देखें तो वो हमारा आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली क्या करता था? हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ी है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स देखे, थोड़ा बहुत हमको वहां पर समझ में आया कि जो रिजर्व बैंक है वो अलग अलग रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स वगैरह के आधार पर बैंकों को और जो दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं, उनके कामों को रेगुलेट करने का काम करता था, अभी भी करता है। आरबीआई जो है वो ये डिसाइड करता है कि कोई बैंक कितना पैसा अपने पास रख सकती है। ठीक। आरबीआई ये डिसाइड करता था कि आज जो कोई बैंक है वो अगर कोई लोन देगी तो उस लोन पर उसको कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहिए, यानी कि बैंकों के लिए इंटरेस्ट रेट भी कौन डिसाइड करता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना ब्याज देगी और कितना ब्याज लेंगी, किस दर पर, यह सब डिसाइड करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो व्यावसायिक बैंकें हैं, वो बैंकें किस सेक्टर को कितना लोन देंगी और किस सेक्टर को लोन नहीं देंगी,
ये सब भी डिसाइड करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। तो यहाँ पर एक तरीके से देखें तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं या जो फिनेंशियल सेक्टर है वो पूरी तरीके से आरबीआई के पंजों में जकड़ा हुआ था। किसी बैंक को क्या करना है, लोन देना है तो कितना देना है, ये सब आरबीआई डिसाइड करता था। तो यहाँ पर फिनेंशियल रिफॉर्म जब लाए गए तो आरबीआई का ये जो रोल था रेगुलेटर का, रेगुलेटर से इसके रोल को बदल कर दिया गया फैसिलिटेटर, यानी कि नियंत्रक की भूमिका से हटाकर आरबीआई को एक सहायक की भूमिका में लाने की कोशिश की गई। हालांकि हम फिनेंशियल सेक्टर में बैंकों को पूरी आजादी नहीं दे सकते, तो यहाँ पर भी अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों पर आरबीआई का कंट्रोल रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो पहले आरबीआई के कंट्रोल में थी उन चीजों को आरबीआई के कंट्रोल से हटाकर बैंकों को कह दिया गया कि ये चीजें अब बैंकें खुद डिसाइड कर सकती हैं, इनके लिए आरबीआई से पूछने की या आरबीआई के निर्देशों का पालन करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से छूट नहीं दी गई क्योंकि देश की जो वित्तीय या आर्थिक स्थिति है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हम बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से आरबीआई के चंगुल से मुक्त नहीं करा सकते क्योंकि ये एक आत्मघाती कदम होगा। तो अभी भी आरबीआई रेगुलेटर के रूप में है, लेकिन अब उसकी भूमिका एक कंप्लीट रेगुलेटर से निकलकर फैसिलिटेटर के रूप में आ गई है। ठीक है, तो ये सुधार किया गया। दूसरी चीजें यहां पर ये की गई कि बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी गई कि विदेशी निवेश भी बैंकिंग सेक्टर में किया जा सकता है, और इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया 74%, यानी कि 74% तक विदेशी निवेश किया जा सकता है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, अगर किसी बैंक को कोई नई ब्रांच खोलनी होती थी तो उस समय उसको वो ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब ये कंडीशन खत्म कर दी गई और अब आरबीआई की परमिशन के बिना भी अगर वो बैंक शर्तें कुछ पूरी करता है तो वो आरबीआई की परमिशन के बिना भी अपनी ब्रांचेस को खोल सकता है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक, इन्वेस्टर्स हिंदी में विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशकों में कौन आते हैं? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स जो किसी दूसरे देश के हैं, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा। इनको भारत में इन्वेस्ट करने की अनुमति दी गई, जिससे कि हमारे देश में और फॉरेन रिजर्व आए, क्योंकि ये विदेशी हैं तो ये हमारे देश में विदेशी मुद्रा में इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। ठीक है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स। कर सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले हमारे देश में अगर हम इनकम टैक्स को ही देखें तो हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो कुछ परिस्थितियों में 97% तक पहुंच जाता था, क्योंकि इनकम टैक्स के जो रेट्स थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। तो टैक्स रिफॉर्म्स में क्या किया गया
कि जो कर है, कर की दरों को कम किया गया। तो इन कर की दरों में हमारे पास इनकम टैक्स की रेट्स को भी कम किया गया, कारपोरेट टैक्स की रेट्स को भी कम किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। उस जमाने में हमारे देश में इंपोर्ट ड्यूटी 125% तक थी। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का कोई माल बाहर से मंगाते हैं तो उस 1 लाख रुपए के माल पर आपको 1,25,000 केवल कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी थी। इस वजह से लोग बाहर से माल मंगाने में कतराते थे। इससे जो विदेशी व्यापार था उस पर असर पड़ता था। तो इस इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटा दिया गया। घटा के 10% अलग अलग चीजों पर अलग अलग रेट किया गया। तो 10%, ओवरऑल 10% के आसपास लगभग हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी करी गई। एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, आपने नाम सुना होगा, बदमाश कंपनी, सुना है? सर देखिए किसी ने? इसमें सर सर लोग इंपोर्ट ड्यूटी बचाते थे, लोग चीजों हाँ को इंपोर्ट करते थे, हाँ, चोरी इम्पोर्ट, करते थे टैक्स की इंपोर्ट। बिल्कुल इंपोर्ट ड्यूटी बचाते थे। और ये इंपोर्ट ड्यूटी, यही वाली इंपोर्ट ड्यूटी थी कि 1,25,000, यानी कि 125% उस पर ड्यूटी पड़ती थी। लेकिन आपने अगर वो फिल्म देखी है तो आपको पता होगा उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का उल्लेख किया गया है, दिखाया गया है। और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इनका वो जो धंधा था वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ही कम कर दी गई और यही इंपोर्ट ड्यूटी की चोरी उनके आय का स्रोत थी। और जब इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया तो उनका वो धंधा बर्बाद हो जाता है और फिर वो दूसरे तरीके की जालसाजियों में लग जाते हैं, है ना? ठीक है, तो ये चीज उसमें दिखाई गई है उस फिल्म में, बदमाश कंपनी में, शाहिद कपूर की फिल्म है। खैर, तो इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया और टैक्सेस को कम कर दिया गया। हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो उस समय बहुत ज्यादा थे। अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म लाया गया। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ये कहा गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो संख्या है वो कम हो और इनडायरेक्ट टैक्स में जो दर है वो भी कम हो। और इसी का जो असर है वो असर आगे चल के 2016 में हमारे सामने जीएसटी के रूप में आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है वो क्या है, 2016 का है। और 2016 के इस एक्ट के अधीन जुलाई 2017 में क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, अब ये जो टैक्सेस होते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं, अगर आपको नहीं पता कि जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कर। कोई बताएगा कि ये अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? बोलिए, किसको पता है? सर अगर जैसे कर जिसके ऊपर लगाया जा रहा है अगर उसी से वसूला जा रहा है तो वो हम्म डायरेक्ट टैक्स हुआ। हम्म और कर अगर जिसके ऊपर लगाया जा रहा है उससे वसूला नहीं जा रहा है, वो इनडायरेक्टली किसी और से वसूला जा रहा है तो हम्म वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही है। सरल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिससे टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स का बर्डन भी उसी के ऊपर आ रहा है, तो वो टैक्स हमारे पास डायरेक्ट टैक्स है। और अगर टैक्स जिस व्यक्ति से लिया जा रहा है उसका बर्डन वो किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल सकता है तो उस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, है ना?
आसान भाषा में इसको अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगता है। इनकम टैक्स सरकार को कौन पे करेगा? हम पे करेंगे। और वो इनकम टैक्स का जितना भी अमाउंट होगा वो किसकी जेब से निकल के सरकार के पास जाएगा? मेरी जेब से निकल के सरकार के पास जाएगा, यानी कि हम पे करेंगे और दुख भी किसको होगा? हम ही को होगा। ठीक है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम पे तो कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स मेरी जेब से नहीं निकल के जा रहा है, वो टैक्स किसी दूसरे व्यक्ति की जेब से निकल के जा रहा है। जैसे हम बात करें जीएसटी की, तो हम दुकानदार हैं और एक ग्राहक हमारे यहाँ आता है। ग्राहक ने हमसे 100 रुपए का सामान खरीदा। इस 100 रुपए के सामान में 90 रुपए इसकी कीमत है और 10 रुपए क्या जुड़ा हुआ है? जीएसटी। अब इससे 100 रुपए हम लेंगे जिसमें 10 रुपए जीएसटी है और मेरे पास आएगा, और अब हम दुकानदार के रूप में 10 रुपए का जीएसटी सरकार को पे करेंगे। तो जीएसटी सरकार को पे कौन कर रहा है? दुकानदार पे कर रहा है। लेकिन ये जीएसटी निकल किसकी जेब से रहा है? कस्टमर की। कस्टमर की जेब से निकल रहा है। तो इस प्रकार के जो टैक्स है जिसमें टैक्स का जो बोझ है वो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और टैक्स का पेमेंट कोई अन्य व्यक्ति करता है, इसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि दुकानदार इस व्यक्ति के बिहाफ पर टैक्स पे कर रहा है, तो ये टैक्स इसको पता भी नहीं चल रहा है और पे हुआ जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। जैसा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। तो जुलाई 2017 में जीएसटी लेके आया, एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार के नारे के साथ। तो इस प्रकार से ये हमारे टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए। टैक्स की दरों को कम किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस की संख्या को कम किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स की करों को कम किया गया, और टैक्स रिफॉर्म्स हमारे पास हुए। नेक्स्ट हमारे पास है विदेशी विनिमय, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सुधार। छोटा सा टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिफॉर्म्स। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने यही आ गई थी 1980 और 1990 के बीच में कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं था, और सबसे बड़ी समस्या को नाम क्या दिया गया था? भुगतान संतुलन की समस्या। भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन कब आता है? जब हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे पास कम हो गया है तो हमारे पास विदेशी मुद्रा कम आ रही है, लेकिन हम बाहर से माल ज्यादा खरीद रहे हैं तो हमको पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसी हो जाती है कम, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम, यानी कि भुगतान संतुलन की समस्या। तो विदेशी विनिमय सुधार के लिए क्या किया गया? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के लिए क्या किया गया? 1991 में हमारे देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। यहां पर 1991 में एक ही महीने में 2 बार किया गया। आप मुझे पता करके बताइएगा कि किस महीने। 1991 साल तो बता दिया, 1991 के किस महीने में मुद्रा का मूल्यन किया गया, और इन दोनों को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत की कमी की गई वैल्यू में, ये आपको पता करके बताना। इस पर सवाल आया है एग्जाम में कि कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई थी इन दोनों में। ठीक है। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में यही काम किया गया कि हमारी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट किया गया, उसमें अवमूल्यन किया गया 1991 में। साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था इसको निर्धारित करने में सरकार की भूमिका समाप्त कर दी गई। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बाजार के द्वारा नियंत्रित होने लगा कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा,
ठीक है, ये सब अब बाजार के द्वारा निर्धारित होने लगा, और इसीलिए हम देखते हैं कि आज हमारे पास दिन में कई बार डॉलर और इंडियन जो करेंसी है उसमें जो एक्सचेंज रेट है उसमें दिन में कई बार उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि वो बाजार द्वारा निर्धारित हो रहा है। ठीक, तो और नेक्स्ट है हमारे पास व्यापार और नीति सुधार। व्यापार और नीति सुधार में हमारे पास बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में बेटर टेक्नोलॉजी को लेके आया जाए, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में कंपटीशन यानी कि जो कार्य कुशलता, जो 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 प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा की भावना को डेवलप किया जाए, और इसके लिए नीतियां लाने की बात यहाँ पर कही गई। तो ये व्यापार और निवेश नीति सुधार में इनके पास था। ठीक है, तो ये हमारे पास था उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? सर एक बार अवमूल्यन बता दीजिए, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अपने देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना। ठीक है, विदेशी मुद्रा के मुकाबले अपने देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करने को डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ये तब किया जाता है जब हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो गई होती है। क्यों कम हो गई होती है? क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, हमारे देश की इकोनॉमी गड़बड़ा चुकी होती है। तो ऐसी दशा में हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम अपने देश की मुद्रा को इंटरनेशनल लेवल में लाने के लिए उसको उसके वास्तविक मूल्य पर ले आए, तो हम उसको डिवैल्यू करते हैं। ये डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। फिलहाल यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि वैल्यू को कम 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 कर दिया जाता है विदेशी मुद्रा के मुकाबले। यस सर, थैंक ठीक है, यू। इससे एक्सपोर्ट जो होते हैं वो बेनिफिशियल हो जाते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट को फायदा होता है। ठीक है, तो इतना रखते हैं फिर हम लोग आज, और बाकी आगे पढ़ के इसको फिनिश करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।